वीडियो में हमने बात की थी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और उनके बीच के जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी के लिए। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, स्टेबिलिटी कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, मेटल और लिगेंड के मिलने से कॉम्प्लेक्स बनता है। उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मेटल और लिगेंड को पास में लाने वाले जो कारक होंगे, मेटल और लिगेंड को पास में लाने के लिए जो कारक होंगे, जो फैक्टर्स होंगे, वो सारे उस स्थायित्व को बढ़ाने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो देखिए, यहां पे हम बात करते हैं, मतलब यूं कह दीजिए कि वे कारक जो मेटल और लिगेंड के अतिव्यापन को बढ़ाने में, ओवरलैपिंग को बढ़ाने में जो सहायक होंगे, वे सभी फैक्टर्स स्टेबिलिटी को बढ़ाने में सहायक होंगे। इन फैक्टर्स को हमने दो वर्गों में वर्गीकृत किया हुआ है, दो क्लास में क्लासिफाइड किया हुआ है इनको हमने। देखिए, पहली जो क्लास है वो क्या है कि फैक्टर्स रिलेटेड टू द मेटल आयन, मतलब कि केंद्रीय धातु परमाणु से संबंधित कारक। और दूसरा फैक्टर्स रिलेटेड टू लिगेंड, यानी लिगेंड से संबंधित कारक। इस तरह से हमने इनको दो क्लासेस में अलग अलग क्लासिफाइड किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू द मेटल आयन। कौन से ऐसे कारक हैं मेटल से संबंधित जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ाने में सहायक होंगे। देखिए, सबसे जो पहला कारक आता है इसमें, वो आता है चार्ज एंड साइज। चार्ज एंड साइज। अब मैं किसके चार्ज और साइज की बात कर रहा हूं? यहां पर मेटल एटम के चार्ज और साइज की बात कर रहा हूं। देखिए, किसी मेटल के ऊपर चार्ज बढ़ेगा। मेटल, मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था कि मेटल के ऊपर चार्ज होगा कौन सा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज, जो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो मेटल का साइज क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता चला जाएगा। और जो लिगेंड आएगा वो उसके ज्यादा पास में आएगा। और ज्यादा पास में आएगा, इसका मतलब ज्यादा ओवरलैपिंग होगी और जो कॉम्प्लेक्स है वो किसको प्राप्त करता चला जाएगा? स्टेबिलिटी को प्राप्त करता चला जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल हम बात करते हैं कि जो Fe+2 के बने हुए संकुल हैं, वो Fe+3 के संकुल, Fe+2 के जो संकुल हैं वो Fe+3 के संकुल से कम स्थायी होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि Fe+3 के जो संकुल होते हैं, Fe+3 के, वो Fe+2 की अपेक्षा क्या होंगे? स्थायी ज्यादा होंगे। अब देखिए, धातु और लिगेंड
दोनों का आकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि बंध की जो दृढ़ता है उसके ऊपर आकार का भी प्रभाव पड़ता है। और आकार का प्रभाव क्या पड़ता है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा, साइज पर बढ़ता जाएगा। और साइज बढ़ने से क्या होगा कि जो आवेश घनत्व है वो आवेश घनत्व क्या होगा, कम होता चला जाएगा या घटता चला जाएगा। तो अब देखिए, जब आवेश घनत्व घटेगा तो क्या होगा, धातु का आकार बढ़ने पर, मैंने कहा कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, धातु का आकार बढ़ रहा है और आवेश घनत्व क्या हो रहा है, घट रहा है, तो संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी संकुल का स्थायित्व भी घटेगा। तो इस तरह से ये चार्ज और साइज दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा फैक्टर क्या है, नंबर 2, मेटल एटम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन, मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल एटम। हमने क्या कहा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका, मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसको सीधा प्रभावित करेगा, किसको सीधा प्रभावित करेगा, किसको, स्टेबिलिटी को प्रभावित करेगा। और देखिए, जब Ml बंध की दृढ़ता की हम बात करते हैं तो चाहे इलेक्ट्रॉन M से L की ओर या L से M की ओर इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है उसकी सीमा के ऊपर निर्भर करता है क्या, उसकी बॉन्ड की दृढ़ता, कि वो बॉन्ड कितना मजबूत बना है। और देखिए, हम ये भी जानते हैं कि जब आवर्त के प्रारंभ में आने वाले धातुएं आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, और जैसे जैसे हम आवर्त में आगे जाएंगे, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, तो धातुओं का आकार क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और जब धातुओं का आकार कम होता चला जाएगा तो यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आवर्त के प्रारंभ में जो आ रही हैं धातुएं, उनका जो आकार है वो सबसे बड़ा है आवर्त में, और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बहुत कम है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो ये अपने चारों तरफ क्या कर सकती हैं, लिगेंड्स को अधिक संख्या में जोड़ सकती है, और अधिक संख्या में ही इलेक्ट्रॉन युग्मों को सहभाजित करके और क्या कर सकते हैं, उच्च समन्वय संख्या वाले संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से जो धातु के कॉन्फ़िगरेशन है कि धातु किस स्थान पर है, तो उसका बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात आती है हमारी नंबर 3। नंबर 3 पे आता है हमारे धातु के जो इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण है वो, यानी हम कहें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यानी इलेक्ट्रॉन के जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, संकुल जो होता है, संकुल में धातु इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्टर का कार्य करता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन धातु के जो इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण बहुत से कारकों के ऊपर निर्भर करते हैं। कैसे, अभी मैंने बताया कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर निर्भर करता है, उसके आयनिक आकार के ऊपर निर्भर करता है, और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है।
क्या, उसका मेटल का जो ग्राही गुण है वो। अब देखिए इनमें से किसी भी एक विशेषता की प्रमुखता के कारण से, ये जो मैंने 3 बताए आपको, इनमें से किसी भी एक विशेषता की प्रमुखता के कारण से धातुओं का एक समूह कुछ लिगेंड्स के साथ अति स्थायी संकुलों का निर्माण कर लेता है, जबकि दूसरा समूह उन्हीं लिगेंड्स के साथ में अस्थायी संकुल भी बना सकता है, अस्थायी संकुल बना सकता है। अब देखिए यदि मैं बात करूं अत्यधिक विद्युत धनीय कोई धातु आयन है, वो क्या करेगा, वो F नेगेटिव और O नेगेटिव 2 लिगेंड हमारे पास में है, उनमें से किसके साथ में, उनमें से वो ऑक्सीजन परमाणु युक्त लिगेंड के साथ में अधिक स्थायी संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो इस तरीके से कि ये महत्वपूर्ण है कि उस मेटल के एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखिए अगला जो कारक है, अगला जो फैक्टर की बात हम करते हैं, अगला फैक्टर आता है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी में देखिए, इसको समझने के लिए हमें किसी एक मेटल जो है, अलग अलग मेटल्स को लेकर के उनके एक्वास कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। और एक्वा कॉम्प्लेक्स बना करके हम क्या करेंगे, एक्वा कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमें विचार करना है। और हम क्या कह रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं, देखिए कि यदि हम किसी आवर्त में, हम अभी पहले भी ये बात कर चुके हैं कि यदि हम किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, तो आवर्त में प्रारंभ में आने वाली धातुओं का आकार तो सबसे बड़ा है, और जो सबसे पीछे की तरफ जो आ रही है, दाईं तरफ जो आ रही है, उन धातुओं का आकार क्या है, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे छोटा होता चला जाता है। तो देखिए यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी के ऊपर क्या डिपेंड करता है, किस तरह से स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। देखिए यदि हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक तरफ हमने लिया log k और एक तरफ हमने ले लिया है 3D की जो मेटल्स हैं उनको, तो हम कैल्शियम से शुरू कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे हमें जो है, ये मैंने जो भी मेटल्स लिए हैं, इन सभी को मैंने द्विधनीय आयनों के रूप में लिया है, इसलिए मैं इनके ऊपर क्या लगा रहा हूं, +2 चार्ज लगा रहा हूं। ये मैंने सबके ऊपर इनके द्विधनीय आयन इनको बना दिया है। अब देखिए यहां पे इनकी जो स्टेबिलिटी का क्रम होना चाहिए था, चूंकि एक ही आवर्त में स्थित है, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए थी, जिसको मैं ब्रेकिंग लाइन से बना रहा हूं। यानी इस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, एक साथ इंक्रीज होनी चाहिए थी। लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको देखा गया, तो प्रैक्टिकली देखने पर हमें पता चला कि यहां से इसमें जो पोजीशन होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये पोजीशंस प्राप्त होती है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि यहां पे हमारे पास में क्या है, यहां पे D0 विन्यास है, यहां पे D5 विन्यास है, जिसको हम Mn+2 से डिनोट कर रहे हैं।
और यहां पे हमारे पास में D10 विन्यास है जिसको हम Zn+2 से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे वेनेडियम+2 और यहां पे निकिल+2, इन पीक्स के ऊपर ये दो मेटल आयन आते हैं। अब देखिए ये क्यों आ रहे हैं और ऐसा स्टेबिलिटी में इस प्रकार का प्रैक्टिकली हमें इस तरीके का चेंजेस देखने को क्यों मिल रहा है, तो वो चेंजेस देखने को हमें कहां कहां मिल रहा है इसको भी हम देखेंगे। तो देखिए ये जो मेरे पास में है कैल्शियम+2, मैंने कहा D0 विन्यास है, ये D5 है और ये D10 है। इसके बीच बीच में स्कैंडियम, टाइटेनियम और यहां पे क्रोमियम। ऐसे ही यहां पे Fe+2, कोबाल्ट+2 और यहां क्या आ जाएगा आपका कॉपर+2 आ जाएगा। इस कर्व को हम कहते हैं डबल हैम्प्ड कर्व। इस कर्व को हम क्या नाम देते हैं? डबल हैम्प्ड कर्व नाम देते हैं, यानी हिंदी में कहें इसको कि द्विकुबड़ वक्र हम इसको कहते हैं। देखिए क्या परिवर्तन हमें यहां देखने को मिले हैं स्टेबिलिटी को लेकर के। हमें देखिए कैल्शियम+2 D0 पे, मैग्नीज+2 D5 पे और जिंक+2 D10 विन्यास के ऊपर हमें क्या मिला है? हमें स्टेबिलिटी उतनी ही प्राप्त हुई है जितनी कि हमें थ्योरेटिकली प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो CFSE का मान होता है D0, D5 और D10 के लिए, वो हमें उतना ही प्राप्त होता है, उतना कितना? 0 प्राप्त होता है। इसलिए जबकि हमारी जो ये अन्य धातुएं यहां पर आ रही हैं इस वक्र के आरोही और अवरोही शीर्ष के ऊपर या टॉप के ऊपर जो आ रही है, उनके लिए हमें CFSE का मान उच्च प्राप्त होता है। इसलिए CFSE भी स्टेबिलिटी को क्या करती है? प्रभावित करती है। अब देखिए यहां पर वेनेडियम+2 और निकिल+2 की जो CFSE है वो क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। इसलिए ये इस वक्र के शीर्ष के ऊपर हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से CFSE स्टेबिलिटी को प्रभावित करती है। अगली बात हम करें अगले फैक्टर की। अगले फैक्टर की हम बात करते हैं नंबर 5, कीलेट इफेक्ट। कीलेट इफेक्ट, देखिए कीलेट क्या होता है, सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो लिगेंड होता है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे? डोनेट करे। अब देखिए यहां पर लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो नेचर होती है, अब लिगेंड के अंदर कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा साइट्स ऐसी होती है जहां से वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल को डोनेट कर सकता है। अब देखिए यहां पे जो ये लिगेंड है जहां इसके पास एक से अधिक ऐसी साइट्स उपलब्ध हैं जहां से वो लिगेंड को मेटल को क्या कर सकता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो वो क्या करता है? उस मेटल को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से अधिक स्थानों पर त्याग मतलब देकर के, डोनेट करके, और उनके साथ में अलग अलग जगह से वो एक पंजरनुमा संरचना बना लेता है, एक केजनुमा संरचना बना लेता है, जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या? वलय रूपी संरचना बना लेता है, जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या? कीलेट। इस कीलेट का क्या इफेक्ट होता है? देखिए ये कीलेट जो है ये एक द्वंती जो लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेट जो लिगेंड्स होते हैं, उनकी अपेक्षा जो पॉलीडेंटेट लिगेंड से बने हुए कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो मोनोडेंटेट वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं
कि जैसे मान लीजिए कि कीलेट है, कीलेट का स्थायित्व का कारण क्या होता है कि सब कीलेट वाला जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ही स्टेबल क्यों, ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? उसका रीजन ये भी है कि उसमें एंट्रोपी में वृद्धि हो जाती है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है एक अव्यवस्था का माप, एक डिसऑर्डरनेस का माप है। उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसलिए जो कीले कॉम्प्लेक्सेस जो कीलेट संरचनाएं बनाते हैं या कीलेट्स जो बनाते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे? नॉन कीलेट वाले कॉम्प्लेक्स से। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ये फैक्टर्स, ये जो मेटल आयन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? जो लिगेंड से रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। तब तक थैंक यू।